SLT टेक चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने कक्षा 8 की गणित के अध्याय 1 प्रमेय संख्या और अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों की सभी प्रश्नावलियों को हल कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे YouTube चैनल SLT टेक एन पर कक्षा 8 की गणित नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें पीछे के दोनों अध्यायों से संबंधित सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहला प्रश्न, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इन आकृतियों को आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और उसके बाद में नीचे प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। ये आकृतियां हैं, इनका वर्गीकरण करके आपको लिखना है। पहला दिया गया साधारण वक्र, यानी ये जो आकृतियां हैं उनमें से साधारण वक्र कौन सी आकृतियां हैं? साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो आप वर्गीकरण करने से पहले आपको इन नामों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। साधारण वक्र, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि साधारण वक्र क्या होता है। तो देखिए, साधारण वक्र वह आकृति होती है जो एक सीधी रेखाओं के द्वारा बनी हुई होती है और एक रेखा दूसरी रेखा को कहीं भी काट नहीं रही हो। यानी हम एक बार पेन को रखते हुए और सीधी लाइनों के द्वारा हम किसी भी आकृति को बना सकते हैं, वो एक साधारण वक्र होता है। और एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति भी नहीं होनी चाहिए, तो वो होते हैं साधारण वक्र। तो देखिए, पहली जो आकृति है वो रेखाओं के द्वारा बनी हुई है। कोई भी रेखा एक दूसरे को आपस में काट नहीं रही है और न ही इस आकृति के अंदर दूसरी कोई आकृति बनी हुई है। तो ये जो पहली आकृति है वो एक साधारण वक्र है। इनके आंसर है वो आप नीचे इस तरह से लिखते चले जाइए। साधारण वक्र है, उसमें पहली आकृति हो गई, दूसरी आकृति है वो भी एक साधारण वक्र है, क्योंकि इसमें भी कोई भी रेखा एक दूसरे को आपस में नहीं काट रही है, नहीं कोई आकृति इसके अंदर है। तीसरी और चौथी आकृति है वो साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि देखिए ये गोला बना हुआ है लेकिन इसके अंदर दूसरा गोला और बना हुआ है, इसलिए एक साधारण वक्र नहीं है। और चौथे में देखिए, रेखाएं तो हैं लेकिन ये एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। पांचवी आकृति है वो गोले के द्वारा बनी हुई है, लेकिन इसमें किसी तरह से कोई भी रेखा दूसरी रेखा को नहीं काट रही है और नहीं इसके अंदर कोई और आकृति है, इसलिए ये भी क्या हो गई? साधारण वक्र हो गई, पांचवी आकृति भी। छठी आकृति है वो भी साधारण वक्र ही होगी, क्योंकि इसमें भी कोई अंदर कोई दूसरी आकृति नहीं है और न ही कोई रेखा है वो दूसरे को काट रही है। सातवीं आकृति है वो भी एक साधारण वक्र है, क्योंकि इसमें एक गोले की आकृति है और दो भुजाएं दी हुई हैं, लेकिन ये किसी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो ये भी साधारण वक्र हो गया। आठवां है वो साधारण वक्र नहीं होगा। तो साधारण वक्र में पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं आकृति है वो साधारण वक्र है। अब दूसरा बी वाला इसमें दिया गया है साधारण बंद वक्र। साधारण आकृति भी होनी चाहिए और साथ में बंद होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। साधारण, तो नीचे आंसर लिख दीजिए इसका, साधारण बंद वक्र। अब देखिए, पहली आकृति है वो साधारण वक्र है, साथ में बंद भी है, यानी कोई भी भुजा इसमें खुली नहीं है। और दूसरी आकृति है वो भी एक बंद है, साधारण वक्र। और तीसरी है वो साधारण वक्र है ही नहीं, इसलिए ये बंद भी नहीं होगा। चौथी भी नहीं है और पांचवी है
वो भी बंद आकृति है, एक साधारण वक्र है साथ में। छठी है वो भी आपकी साधारण बंद वक्र हो जाएगी और साथ में भी साधारण बंद वक्र हो जाएगी। यानी जो ए में जो साधारण वक्र में जो आकृतियां थी वो ही बंद साधारण वक्र में भी आ जाएंगी, क्योंकि सारी आकृतियां हैं वो बंद हैं। अब देखिए सी का है। सी में पूछा गया बहुभुज, और बहुभुज किसको कहते हैं? जो कई भुजाओं से मिलकर के बने होते हैं वो बहुभुज होते हैं। तो सी का आंसर यहाँ लिख दीजिए, बहुभुज, जिसमें कई भुजाएं हो। तो देखिए पहला है उसमें भी कई भुजाएं दी हुई हैं, तो ये हो गया एक तो बहुभुज। दूसरा है वो भी कई भुजाओं से मिलकर बना है, तो ये भी बहुभुज होगा। तीसरा है उसमें कोई भी भुजा नहीं है, और चौथा है उसमें भी कई भुजाएं हैं। और बाकी के में यहाँ देखिए इसमें दो भुजाएं हैं, लेकिन ये साथ में गोला भी है। केवल कई भुजाओं से मिलकर ही जो आकृति बनती है उसको बहुभुज कहते हैं। तो सी के आंसर हो गए पहला, दूसरा और चौथा, ये तीन आकृतियां हैं वो बहुभुज हैं। अब देखिए डी का, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, इसकी परिभाषा आपको समझना बहुत जरूरी है। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, आगे ई वाला दिया गया है अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसमें विकिरण सारे आकृति के अंदर बनते हों, यानी जो भी विकिरण उस बहुभुज में बने वो उस आकृति के अभ्यंतर में ही होने चाहिए, यानी अंदर ही होने चाहिए, बाहर कोई भी बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो देखिए इन आकृतियों में केवल एक दूसरे नंबर की जो आकृति है वही एक उत्तल बहुभुज होगी, क्योंकि इसमें जैसे ये विकिरण खींचेंगे हम तो ये दोनों विकिरण हैं वो इस आकृति के अभ्यंतर में ही होंगे, यानी अंदर ही होंगे। तो केवल इसका आंसर है वो 2 हो जाएगा। बाकी देखिए पहली में आकृति में खींचेंगे तो ये आ जाएगा बाहर की तरफ, इसमें ये कोई बहुभुज है ही नहीं। और यहाँ भी अगर हम कोई विकिरण खींचेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो पहली और चौथी है वो हो जाएगी आपके ई का आंसर। ई में पूछा गया है अवतल बहुभुज, तो उत्तल बहुभुज का ठीक विपरीत है, यानी ऐसी आकृति जिसमें कोई भी एक विकिरण आकृति के बाहर बने तो वह अवतल बहुभुज होता है। तो यहाँ देखिए इसमें ये विकिरण है वो तो इस आकृति के अंदर बन रहे हैं, लेकिन अगर ये विकिरण हम खींचेंगे तो ये बहिर्भाग में हो जाएगा। तो पहली जो आकृति है वो होगी अवतल बहुभुज, और एक हो जाएगी ये चौथी। इसमें भी देखिए इस बिंदु को इससे मिलाकर के अगर ये विकिरण खींचेंगे तो ये बहिर्भाग में चला जाएगा। तो ये आकृति पहली और चौथी है वो हो जाएगी अवतल बहुभुज, और उत्तल बहुभुज में केवल ये एक दूसरी आकृति होगी और बाकी का कोई बहुभुज इसमें है नहीं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 2 का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकिरण हैं? एक उत्तल बहुभुज, उत्तल चतुर्भुज। तो चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला होना चाहिए, और वह भी कैसा होना चाहिए? उत्तल होना चाहिए। तो उत्तल का मतलब कि यानी जो भी विकिरण बनेंगे वो आकृति के अंदर बनेंगे। तो देखिए मैंने एक यहाँ एक चतुर्भुज है वो बनाया है। इस चतुर्भुज में हम विकिरण खींचेंगे तो विकिरण किसे कहते हैं? सम्मुख भुजा, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको विकिरण कहते हैं। तो देखिए इस शीर्ष को हमने इसको नाम दे दीजिए ABCD। तो ए शीर्ष है उसको इसके सम्मुख शीर्ष C से मिलाएंगे, एक विकिरण ये हो जाएगा। और B के सामने का जो शीर्ष है वो D है, इसको हम मिला देंगे। तो यानी अब और हम इसमें विकिरण खींच नहीं सकते। तो एक उत्तल चतुर्भुज है उसमें कितने विकिरण खींच सकते हैं हम? 2 विकिरण खींच सकते हैं। तो जो दूसरे प्रश्न में ए का जो ऑप्शन दिया गया है उत्तल चतुर्भुज में कितने विकिरण होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 विकिरण। और 2 विकिरण कौन से होंगे वो मैंने आपको आकृति बना करके उसमें समझा दिया है। एक सम षड्भुज, एक सम का मतलब बराबर, षड्भुज का मतलब 6 भुजाओं वाला, यानी 6 भुजाएं हैं एक बहुभुज में और वो सारी भुजाएं बराबर हैं। उसमें कितने विकिरण
खींचे जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा विकिरण है, वो किस तरह से आपको खींचने हैं वो आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है। देखिए सम्मुख शीर्ष को मिलाना है, तो यानी यहाँ से हमने एक विकिरण खींचा, इसके सामने का शीर्ष ये है, इसे मिला दिया। फिर इसके सामने ये भी है, तो यहाँ भी इसको मिला दिया। और इसके सामने ये भी आ रहा है एक, तो एक ये खींच दिया। तो कितने हो गए? 3 विकिरण। अब चलिए इस बिंदु के ऊपर चलते हैं। इसके सामने का एक बिंदु तो ये रहा, इसको मिला दिया। एक बिंदु ये है, इसे मिला दिया। और एक बिंदु इसके सामने का ये है। तो ये हो गए 6, यानी 3 विकिरण हमने इस बिंदु से खींच दिए, 3 विकिरण इस बिंदु से खींच दिए। तो ये हो गए 6। अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु को और मिला देंगे, तो एक विकिरण ये हो गया 7। और एक विकिरण हो जाएगा इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, तो ये हो गए 8 विकिरण। और एक विकिरण इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, तो इस तरह से इसमें 9 विकिरण है वो खींचे जा सकते हैं। तो बी का आंसर हो जाएगा, समषड्भुज है उसमें कितने विकिरण होंगे? 9 विकिरण होंगे। ये आपका आंसर है। देखिए एक बार पुनः गिन लीजिए। एक विकिरण ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और ये 9वां। इस तरह से 9 विकिरण इस समषड्भुज में होंगे। अब देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के देखिए सम्मुख शीर्ष कोई भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ कोई शीर्ष नहीं है। अगर यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो इस रेखा के ऊपर ही आ जाएगा। तो सी का आंसर हो जाएगा 0 विकिरण, यानी त्रिभुज है उसमें कोई भी विकिरण नहीं होता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग क्या है? तो देखिए कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी कोणों की मापों का योग है वो 360 डिग्री होता है। तो इसका आंसर है वो लिख देंगे, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल 360 डिग्री है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, उत्तल का मतलब यानी उसके विकिरण अभ्यंतर में होते हैं वो तो उत्तल होता है, और जो अभ्यंतर में नहीं बने यानी दोनों विकिरण हैं वो उसके अंदर नहीं बने, एक विकिरण अगर बाहर की तरफ है बन रहा हो, तो ऐसा अगर कोई चतुर्भुज हो तो क्या यह गुण उसके ऊपर भी लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। देखिए ये एक चतुर्भुज का चित्र मैंने बनाया है, ABCD। अब देखिए ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि यहाँ A को C से मिलाएंगे तो ये विकिरण तो अंदर की तरफ बन गया, लेकिन B को अगर D से मिलाएंगे तो यह विकिरण है वो बाहर की तरफ होगा, इसलिए यह जो चतुर्भुज है वो उत्तल नहीं है। अब देखिए इनके कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज बने हुए हैं ABC। एक त्रिभुज कौन सा बना है? त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज बना है ACD, त्रिभुज ACD। और चूंकि हमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ABC ये जो त्रिभुज बना है इसके ये तीनों कोण हैं, इनका अगर हम कोणों का योग करेंगे तो होगा 180 डिग्री। और इसी तरह से इन ये जो त्रिभुज बना है ACD, इसके तीनों कोणों का योग करेंगे तो भी वो कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ आगे लिख दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को मिलाने से ही तो यह चतुर्भुज ABCD बना है।
तो अतः हम लिख देंगे चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज ABCD जो एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है, उसके कोणों की मापों का योग 180 और 180 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। मापों का योग 360 डिग्री होता है। यही आपका आंसर होगा। तो यानी चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उनके कोणों के मापों का योग अगर हम करेंगे तो 360 डिग्री ही होगा। यह आप इसकी डिटेल में लिख सकते हैं। अब देखिए चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया गया है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये त्रिभुज दिया गया है और इस त्रिभुज में भुजाएं कितनी हैं 3 हैं, और अगर उनकी कोणों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। यहाँ देखें चतुर्भुज है, इसको हम एक बीच में विकिरण खींच के 2 त्रिभुजों में बांट दिया तो इनकी भुजाएं कितनी हुई 4 और त्रिभुज कितने बन गए इसमें 2। अब देखिए आगे एक पंचभुज है, उसको 2 विकिरण खींच के हमें त्रिभुजों में बांट दिया 1 2 3, 3 त्रिभुजों में और भुजाएं हो गई 5। इसी तरह से षडभुज है, उसमें त्रिभुज हो गए 1 2 3 और 4। तो यानी जितनी भुजाएं हैं उसमें से 2 कम करते चले जाओ, उतने ही उस आकृति में त्रिभुज बनेंगे। तो एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। यानी 6 तक की भुजाएं यहाँ दे दी, अगर भुजाएं 7 8 10 और n हो तो उन के कोणों का योग है वो कितना होगा। तो यहाँ देखिए कोणों के योग के लिए 4 है, उसमें 2 त्रिभुज बने तो 2 को 180 से गुणा कर दिया तो आ गया 360। अब ये 2 कैसे आए, यानी 4 भुजाएं थी उसमें से 2 को हमने कम कर दिया तो 180 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 त्रिभुज बने, भुजाएं कितनी थी 5 थी, उसमें से 2 कम कर देंगे 3 आएगा। तो यहाँ हम एक सूत्र बना लेंगे बहुभुज के कोणों का योग। बहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बना लेंगे। सूत्र क्या बनाएंगे, n-2 गुणा 180। अब यहाँ n बराबर मान लेंगे हम भुजाएं, n बराबर क्या मान लेंगे भुजाएं। यहाँ जो n लिखा हुआ है इस सूत्र में, वहाँ भुजाओं की संख्या लिख देंगे, उसमें से 2 कम करेंगे और 180 से गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ a वाला है, a में n बराबर हमें 7 रखना है, यानी भुजाएं अगर हमारे पास 7 हैं तो हमारे उस बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा। उसके लिए देखिए यहाँ जो n है उसकी जगह रख दीजिए 7 और -2 कीजिए और गुणा 180 कर दीजिए। 7 में से 2 घटा देंगे बचेगा 5, 5 को 180 से गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 18 पंजे 90 और एक 0 और लगा दीजिए 900 डिग्री हो जाएगा। तो समसप्तभुज है उसके सभी कोणों का योग कितना होगा 900 डिग्री होगा। इसी तरह से यहाँ अब मैं सारे नहीं बताऊंगा, आप जो मैंने ये करके बताया उसी तरह से ये आपको सूत्र लगाना है और n है वो यहाँ भुजाओं की संख्या n की जगह रख करके आपको करना है। 5वां प्रश्न है समबहुभुज क्या है। तो सबसे पहले इसी का आंसर लिख दीजिए समबहुभुज। समबहुभुज किसे कहते हैं ये आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हो वो समबहुभुज कहलाता है। तो लिख दीजिए ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों
वह समबहुभुज कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। यह तो हो गया एक प्रश्न का जवाब। अब नीचे दिए गए एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। तो पहला है उसमें 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाएं अगर बराबर हों, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, और जिसकी तीनों भुजाएं और कोण बराबर हों तो उसको हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो ऐसा समबाहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखिए 4 भुजाएं जिसकी बराबर हों, 2 का जो दिया गया है इसमें 4 भुजाओं वाला समबाहुभुज है वो क्या कहलाएगा? तो 4 भुजाएं जिसकी बराबर हो और चारों कोण बराबर हो वह कहलाता है वर्ग। अब देखिए 6 भुजाएं वाला समबाहुभुज है उसको क्या कहेंगे? जिसकी 6 भुजाएं वो षडबहुभुज होता है, और 6 बराबर हैं तो उसको कहेंगे समषडभुज। समषडबहुभुज, समषडबहुभुज उसका नाम होगा। तो ये आपका 5 का सवाल। अब देखिए 6ठा सवाल, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर परीक्षाओं में इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 4 आकृतियां दी हुई हैं, और इन चारों आकृतियों में अक्ष कौन है उसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ ये आकृति दी हुई है ए, बी, सी और डी, यानी ये चतुर्भुज हो गया। इसमें एक कोण का मान दिया गया है 50 डिग्री, दूसरे का 130 डिग्री, और तीसरे का 120 डिग्री, और चौथे का अक्ष दिया हुआ है। तो हमें ध्यान में रखना है कि चतुर्भुज होते हैं उनके सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए हमें यहाँ जो पहली आकृति है चित्र ऊपर बनाया हुआ है, नीचे इसका आंसर लिख देते हैं। चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है बराबर 360 डिग्री। अतः ये चारों कोण हैं, इनका हम योग कर देंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी सभी अंतः कोण हैं, अंदर वाले कोण हैं उनको अंतः कोण कहते हैं। इन चारों कोणों का योग करते हैं तो हमारे पास आता है 360 डिग्री। अब देखिए ए कोण है उसका मान दिया गया 50 डिग्री, बी वाले का दिया गया 130, और सी वाले का 120, और डी है वो है अक्ष। तो अक्ष रख दीजिए बराबर 360 डिग्री। चित्र आप अपनी पुस्तक में देख लेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको योग कर दीजिए। 50 और 130 हो गए 180, 180 और 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस अक्ष बराबर 360। अब देखिए पक्षांतरण हम इसका करेंगे तो केवल अक्ष है उसको हम यहाँ रख देंगे, और बराबर में 360 है, और इस 300 का हम पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा -300। आगे इसके लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। अब देखिए 360 है, उसमें से 300 घटा देंगे तो कितना बचेगा? अक्ष। तो यहाँ अक्ष का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखें बी वाला है उसको थोड़ा समझ लीजिए, ठीक इसी तरह से करना है इसको भी। यहाँ देखिए इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी और ये डी। ये भी चतुर्भुज है। इसमें से 2 कोणों का योग दिया गया, 2 कोणों का मान दिया गया है 60 डिग्री और 70 डिग्री। एक का मान दिया गया है अक्ष डिग्री, और एक का मान यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन इसकी एक भुजा बढ़ा करके आगे की तरफ देखिए समकोण है। ऐसा जो निशान होता है वो समकोण का होता है, समकोण का मान होता है 90 डिग्री।
तो यानी अगर किसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा आकर के काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री इन दोनों कोणों का योग है, उसमें से एक 90 का आ गया तो दूसरा भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यानी अब हमारे पास 3 कोण आ गए, चौथा अक्ष है। तो सेम जिस तरह से हमने पहला जो सवाल किया था उसी तरह से इसको भी आपको सरल करना है। यह आपको स्वयं करना है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक पहले की तरह ही होगा। अब देखिए सी का सवाल। सी की जो आकृति है वो भी एक चतुर्भुज है। इसको नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी और ई, यानी एक पंचभुज है। सम तो नहीं कह सकते हम, लेकिन ये पंचभुज है। और किसी भी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग हमें पीछे जो सूत्र दिया गया था n-2 गुणा 180 डिग्री, उस तरीके से हम इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पंचभुज है तो 5 - 2 और गुणा 180 डिग्री, 5 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 3 और 3 को 180 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 दूनी 36, 18 तिये 54, यानी 540 डिग्री होता है। यानी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए ये बी और ई कोण हैं वो दोनों बराबर हैं, यानी ये अक्ष के हैं। यहाँ इसी का हमें मान ज्ञात करना है। ए कोण है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है और डी और सी है उसके बहिर्कोण दे रखे हैं, अंतःकोण नहीं दे रखे हैं। तो जैसे मैंने अभी ऊपर बी वाले में बताया था उसी तरह से, यानी यहाँ एक रेखा है, इसके ऊपर कोई दूसरी तिरछी रेखा आकर के काट रही है तो उससे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम 60 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो डी कोण है वो इस पंचभुज का हो जाएगा 120 डिग्री। और इसी तरह से सी कोण है उसका बहिर्कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अंतःकोण कितना होगा, 180 में से हम 70 को घटा देंगे तो आएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो यानी अब हमारे पास है 3 कोण आ गए, दोनों कोण हैं वो बराबर बराबर हैं, अक्ष इनको रखना है। तो यानी अब जिस तरह से पहले में हमने 4 कोणों का योग किया था उसी तरह से हम 5 कोणों का योग कर लेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। और यहाँ जो 360 था उसकी जगह हम रख देंगे 540। और बाकी जो भी माप इसमें दी गई हैं, 2 मापें नहीं दी गई थी वो मैंने आपको बता दी कि इस तरह से आप इनको ज्ञात कर लेंगे। और ये अक्ष और अक्ष को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा और बाद में 2x के बराबर में जो वैल्यू आएगी उसमें अक्ष की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 2 का भाग दे देंगे। तो जो अक्ष की वैल्यू आएगी वो बी और ई दोनों कोणों की माप होगी। तो आप इस सवाल को इस तरह से हल कर लेना, डिटेल में आप लिख लेना, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए डी का सवाल, अगर मैं पूरे सवाल करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब डी का सवाल है, इसमें देखिए ये एक है 1 2 3 4 5 समपंचभुज है। क्या है, समपंचभुज है। इसका मतलब कि यानी भुजाएं 5 बराबर हैं तो इसके कोण भी सभी बराबर होंगे। तो यहाँ देखिए पंचभुज का हम अंतःकोणों का योग ज्ञात करते हैं तो कितना आता है, 540 आता है। आप इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी, डी और ई। अब 5 भुजाएं बराबर हैं तो 5 कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी एक कोण अक्ष है तो सारे कोण अक्ष हैं। तो हम इसको लिख देंगे 5 गुणा अक्ष बराबर 540। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, डिटेल में आप लिख लेना। तो 5 अक्ष बराबर हो जाएगा 540, अक्ष बराबर हो जाएगा 540/5। अब 540 में हमें 5 का भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 4 में भाग जाएगा नहीं इसलिए एक 0 उतार देंगे और फिर 40 हो जाएंगे तो 8 पंजे 40। तो यानी अक्ष की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 108 डिग्री, यानी इसका प्रत्येक कोण है वो 108 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप इस छठे सवाल में चारों सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल, प्रश्न नंबर 7 का सवाल है। उसमें 2 सवाल दिए गए हैं। उसमें से पहला सवाल यहाँ दिया गया है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज के 2 अंतःकोण दे रखे हैं, एक 90 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। और अब इनके बाहर
30 डिग्री का बहिष्कोण है वो जेड है और 90 डिग्री का बहिष्कोण है वो अक्स है और एक कोण जो दिया नहीं गया है उसका बहिष्कोण है वाई। तो हम इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग हम ज्ञात कर लेंगे 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री और इसको अक्स तो यहाँ दिया हुआ है, इसको कुछ और मान लीजिए, जैसे ए मान लीजिए बराबर 180 डिग्री रख दीजिए और ए बराबर है 180 माइनस इन दोनों का योग करके इसमें से घटा दीजिए। 90 और 30 होते हैं 120, तो 120 इसमें से घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये जो कोण है इसका मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अब मैंने बहिष्कोण ज्ञात करने के लिए तरीका बताया था, जैसे जेड प्लस 30 बराबर 180 डिग्री होता है, यानी किसी भी रेखा के ऊपर अगर कोई दूसरी रेखा आकर के काटती है तो उनसे बनने वाले जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए जेड प्लस 30 को जोड़ेंगे बराबर में 180 हो जाएगा। अब यहाँ पक्षांतरण करेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा 150 डिग्री, यानी जेड की वैल्यू है वो कितनी आ गई 150 डिग्री आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ वाई प्लस 60 है, ये हो गया आपका पहला। अब वाई प्लस 60 बराबर भी 180 रख लीजिए, तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 60। यहाँ पक्षांतरण आपने जो किया है यहाँ भी पक्षांतरण लिख दीजिए। अब देखिए y की वैल्यू आ गई 180 में से 60 घटा देंगे 120 डिग्री आ गया, y बराबर 120 आ गया, z बराबर 150 आ गया, यह आपका 2 हो गया। इसी तरह से तीसरा यहाँ ज्ञात कर लीजिए, अक्स का मान ज्ञात कर लीजिए। अक्स प्लस 90 बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ अक्स बराबर है 180 माइनस 90, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। अब यहाँ इसमें पूछा क्या गया है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये हमें ज्ञात करना है। कितना आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 90, y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150, इनका योग करके लिख दीजिए। 0 0 कितने आ जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 9 16, असल की 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 360 डिग्री। तो ये आपके 7 के में पहले का आंसर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री। अब देखिए 7 के में दूसरा सवाल, 7 के में दूसरा सवाल है। इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें 3 कोण हैं वो दे रखे हैं। अंतः कोण ये 60 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का और ये 120 डिग्री का, ये दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले मान लीजिए इसको a। अब इस a का मान है हम ज्ञात कर लेंगे। पूर्व में मैंने बताया था, चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ a प्लस 60 है प्लस 80 प्लस 120 बराबर 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ देखिए a बराबर क्या आ जाएगा 360 है माइनस इन सबको जोड़ दीजिए 120 और 80 हो जाएगा 200 और 60 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 260। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 में 260 घटाएंगे तो 100 डिग्री, यानी ये जो कोण है वो कितने का आ गया 100 डिग्री का आ गया। अब इनके बहिष्कोण है वो हम 180 में से घटा करके ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यही ज्ञात कर लेते हैं हम W वाला ही। W प्लस 100 बराबर होता है 180 डिग्री, तो W बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 100 बराबर आ जाएगा 80 डिग्री, ये आपका पहला। अब देखिए ये ज्ञात कर लेते हैं x प्लस 120, x प्लस 120 बराबर 180, तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 120 बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 60। अब यहाँ ये ज्ञात कर लीजिए z प्लस 60 है बराबर 180, तो z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर
20 डिग्री। ये आपके पास तीसरी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से एक y बच गया बीच में, y प्लस 80 बराबर भी 180 होता है, तो y बराबर है 180 माइनस 80 बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। तो ये आपके पास में चौथी वैल्यू आ गई। अब सवाल में पूछा क्या गया है, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसके बराबर में क्या होता है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 60, तो 60 है, प्लस y की वैल्यू हमारे पास आई 100 रख दीजिए, z की वैल्यू आ गई 120 रख दीजिए, प्लस w की वैल्यू आई हमारे पास 80, तो ये 80। अब इन सब को जोड़ के लिख दीजिए। इन सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60 और 100 160 है, 160 है में 120 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 280, और 280 में 80 और जोड़ेंगे तो 360 डिग्री, 360 डिग्री, ये आपका आंसर। तो बच्चों इस तरह से आज हमने प्रश्नावली 3.1 के संपूर्ण सवाल हल किए हैं। वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको सवाल अच्छी तरह से समझने हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को लेकर के अगले वीडियो में। थैंक यू।